हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथमेटिक्स बाय पवन सक्सेना। तो आज हम इस वीडियो में स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 9 सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इस चैप्टर को करने से पहले अगर आपने चैप्टर नंबर 8 नहीं करा है तो ये आपको थोड़ा ज़्यादा टफ भी कह सकते हैं होने वाला है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपकी अब पढ़ चुके हो पीछे, वही इस चैप्टर में यूज होंगी। मेन चीज़ है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, वो सारे यूज होंगे इसमें, और फिर इसके बाद उनकी वैल्यू, टेबल, तो ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए इस चैप्टर को करने से पहले। तो चैप्टर नंबर है हमारा 9, इंट्रोडक्शन सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री मतलब ट्रिग्नोमेट्री का ही एप्लीकेशन कर रहे हैं, तो आपको ट्रिग्नोमेट्री तो मस्ट आना चाहिए। तो देखिए, मैं थोड़ा सा फिर से आपको पिछली वाली चीज़ें रिमाइंड कराता हूँ कि उसमें क्या था, हमने क्या क्या पढ़ा था। सबसे पहले पढ़ा था हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में, जो थे हमारे साइन, कॉस, कोई भी एंगल ले सकते हैं आप, टेन, कॉसेक, सेक और कॉट। तो ये हमारे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो थे जो हमने पहले पढ़े थे। और इसके बाद हमने इनकी वैल्यू भी निकाली थी। जैसे कोई भी राइट ट्राइंगल है हमारे पास, अब इस राइट ट्राइंगल में अगर ये एंगल हमने लिया है थीटा, तो थीटा के अपोजिट साइड हमारी परपेंडिकुलर कहलाती थी, एडजेसेंट साइड हमारी बेस कहलाती थी, और इसके 90 के अपोजिट साइड हमारी हाइपोटेनस कहलाती थी। तो साइन थीटा इक्वल्स टू होता है P अपॉन H, और ये था हमारा B अपॉन H, और टेन था हमारा P अपॉन B। अगर आपको ये तीन चीज़ें पता है तो आपको ये तीन चीज़ें लर्न करने की जरूरत नहीं है। जैसा कि बताया था मैंने कि ये इसका अपोजिट है, तो कॉसेक थीटा होता है साइन थीटा का अपोजिट, तो P अपॉन H को आप लिख सकते हैं H अपॉन P। सेक थीटा होता है कॉस का अपोजिट, तो B अपॉन H का हो जाएगा H अपॉन B। कॉट थीटा होता है टेन का अपोजिट, 1 अपॉन टेन थीटा, तो ये हो जाएगा आपका B अपॉन P। मीन्स आपको ये तीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो याद होना चाहिए। इससे आप बाकी के तीन भी याद कर सकते हैं, जो कि एक बताया था डायरेक्ट कि PBP अपॉन HH B, सॉरी HH, PBP अपॉन HHB। याद करने की बहुत सारी ट्रिक है, आप कैसे भी याद कर सकते हैं, जैसे कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो करने की बहुत सारी ट्रिक है, आप कर सकते हैं, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए, इससे आप सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड कर सकते हैं, और ये आपके आगे यूज होंगे इस चैप्टर में। दूसरा, इसके बाद टेबल थी हमारी 0 से लेकर 90 डिग्री तक, तो आपको वैल्यू भी पता होना चाहिए कि 0 डिग्री की, 30 डिग्री की, 45, 60 एंड 90 डिग्री। तो हमारा जब साइन आता है तो साइन की वैल्यू क्या होती है, तो हमने बताया था साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1। वैसे तो आपको अगर साइन की पता है तो आप सब निकाल सकते हैं। साइन का उल्टा होता है कॉस, मतलब कॉस 0 वो साइन 90, कॉस 60 साइन, कॉस 30 साइन 60, कॉस 45 तो सेम रहेगा, और कॉस 60 हो जाएगा साइन 30, और कॉस 0 साइन 0 कॉस 90। फिर आते हैं अगर टेन पर, तो टेन है हमारा साइन अपॉन कॉस, तो ये अपॉन ये, तो 0, ये अपॉन ये, तो 1/√3, दोनों वैल्यू कैंसिल, ये 1, √2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, √3, और यहाँ पर सॉरी ये 0 आएगा, और ये हो जाएगा नॉट डिफाइंड। क्लियर? तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको पता होना चाहिए इस चैप्टर में करने से पहले। क्लियर? तो आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो और ये सारी वैल्यू ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद आप इसका यूज कैसे करेंगे, देखिए चैप्टर का नाम सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री जरूर है, लेकिन इसमें ज़्यादातर हाइट एंड डिस्टेंस ही यूज होगी। चैप्टर को वैसे हाइट एंड डिस्टेंस ही कहते हैं, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री का यूज करना थोड़ा सा चेंज हो गया, सब कोई फर्क नहीं पड़ रहा। क्यों है हाइट एंड डिस्टेंस? मीन्स आप कुछ डिस्टेंस से, थोड़ी सी डिस्टेंस से आप किसी भी टावर की, बिल्डिंग की हाइट फाइंड कर सकते हैं, अगर आपके पास कोई एंगल दे रखा है तो। कैसे? देखिए, इस चैप्टर में आपको 4 चीजें बहुत ध्यान रखनी है। सबसे पहला है लाइन ऑफ साइट। लाइन ऑफ साइट का मतलब दृष्टि रेखा, कि आप कैसे देख रहे हैं। सामने ऑब्जेक्ट है, यहां किसी भी व्यक्ति की
आँख है, तो वो सामने रखी हुई चीज़ को ऐसे देखेगा, और अगर वो ऊपर वाली चीज़ को देख रहा है तो ऐसे देखेगा। मीन्स आप उसको थोड़ा सा तो नज़र उठानी पड़ेगी ऊपर, तो ये लाइन ऑफ साइट कहलाती है। किसे देख रहा है? जिस चीज़ को देखेगा वो लाइन कहलाएगी लाइन ऑफ साइट। इसके बाद दूसरी चीज़ आती है इसमें हॉरिजॉन्टल ग्राउंड। मीन्स आप कहाँ खड़े हैं। ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये हॉरिजॉन्टल ग्राउंड हो गया। अगर वो ऊपर खड़ा हुआ है तो उसके ग्राउंड को लेते हुए हमें वहां पर एक लाइन ड्रॉ करनी होगी जो उसका हॉरिजॉन्टल कहलाएगा। थर्ड है इसके बाद एंगल ऑफ एलिवेशन, और फोर्थ है इसमें एंगल ऑफ डिप्रेशन। क्लियर? अब एंगल ऑफ एलिवेशन और डिप्रेशन क्या होता है? देखिए, एलिवेशन का मतलब हो गया एलिवेटर। देखा होगा आपने, सीढ़ियां चलती हैं अपने यहाँ ऊपर, एलिवेटर्स कहलाते हैं। तो एलिवेटर मतलब, एलिवेशन मतलब नीचे से ऊपर की ओर। जब हम कोई भी चीज को यहाँ खड़े होके और ऊपर की ओर देख रहे हैं तो वहां पर जो एंगल हमारा फॉर्म होगा हॉरिजॉन्टल के साथ, वो कहलाएगा एंगल ऑफ एलिवेशन। लाइक दिस, यहां पर जो थीटा है वो कहलाएगा एंगल ऑफ एलिवेशन। मीन्स हम नीचे से ऊपर को देख रहे हैं। इसके बाद डिप्रेशन। डिप्रेशन का मतलब हम किसी टॉवर, बिल्डिंग या किसी भी चीज, ऊंची चीज पे खड़े हुए हैं और नीचे रखी हुई कोई भी ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं। यहाँ खड़े हुए हैं और यहाँ से कोई भी कार आ रही है या कुछ भी आ रहा है, हम उसे देख रहे हैं। तो यहाँ पर जो ये हॉरिजॉन्टल बनाना पड़ेगा हमें डॉट डॉट करके। यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो कहलाएगा एंगल ऑफ डिप्रेशन। क्लियर? तो एंगल, सबसे पहले आपको लाइन ऑफ साइट पता होना चाहिए, हॉरिजॉन्टल पता होना चाहिए। एंगल ऑफ एलिवेशन क्वेश्चन में 4-5 लाइन का क्वेश्चन है लैंग्वेज में, केवल आपको अच्छे से समझना है, फॉर्म करना है और डायग्राम बनाना है। और अगर एक बार डायग्राम बन गया फिर उस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। फिर आपको ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगाने, साइन कॉस टैन में से जो भी उसमें फिट हो रहा होगा। एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन देखना है कि हम ऊपर से देख रहे हैं या नीचे से देख रहे हैं। क्लियर? तो आप इसे नोट कर सकते हैं। फिर चैप्टर के एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 9.1। क्वेश्चन नंबर 1 है, अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप। एक सर्कस आर्टिस्ट है जो कि 20 मीटर लंबी रस्सी पर चढ़ रहा है, विच इज टाइटली स्ट्रेच एंड टाइट फ्रॉम द टॉप ऑफ द वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल इफ द पोल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री। तो डायग्राम भी दे रखा है इस क्वेश्चन में, बहुत ही ईजी है। ये ए बी कोई पोल है जो कि वर्टिकली स्टैंड है यहाँ पर ग्राउंड पर, और सी कोई पॉइंट है, और ए सी जो दे रखी है वो 20 मीटर लॉन्ग रोप है। क्लियर? तो 20 मीटर लंबी रस्सी है और 20 मीटर लंबी रस्सी को पोल के ऊपर बांधा गया है और एक नीचे ज़मीन में टाइट करा गया है। तो हमें निकालना है हाइट ऑफ द पोल। देखिए, आपको ये एंगल दे रखा है 30 डिग्री, ग्राउंड के साथ जो एंगल बन रहा है वो कितना है 30 डिग्री। अब हाइपोटेनस है हमारे पास और हमें परपेंडिकुलर फाइंड करना है। तो फिर से मैं बता रहा हूँ वो चीज़, शॉर्टकट आपको, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। तो देखिए आपका P और H, सॉरी हाँ P और H किस में आ रहा है? P और H हमारा देखिए सबसे पहले आ रहा है साइन में, तो हम यहाँ पर एंगल लगा दें साइन 30। तो इन ट्राइंगल ABC साइन थीटा इक्वल्स टू होता है P अपॉन H। अब P थीटा की वैल्यू साइन 30 और परपेंडिकुलर जो एंगल के अपोजिट साइड होती है हाइपोटेनस, तो एक ही होती है हमेशा। साइन 30 की जो वैल्यू होगी वो होगी 1 अपॉन 2, AB अपॉन 20। इस 20 को हम यहाँ भेज दें मल्टीप्लाई में, इस 2 को यही रखा हमने, इससे डिवाइड कर दें तो ये आ जाएगा 10 मीटर। तो जो हाइट ऑफ द पोल आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी 10 मीटर। क्लियर? नेक्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2, अ ट्री ब्रेक ड्यू टू द स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टच द ग्राउंड मेक्स एन एंगल 30 डिग्री विद इट। क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझिए। एक ट्री था, मान लिया यहाँ पर हमारा AB एक ट्री था
जो कि स्टॉर्म से टूट गया बीच में से कहीं से, और जो ऊपर वाला हिस्सा है मीन्स पूरा पेड़ था और वो टूट के आगे वाला हिस्सा ज़मीन पर लगा जाके, तो ये वाला हिस्सा यहाँ से टूटा और यहाँ आके लग गया। क्लियर? तो जो हमारा ए वहाँ पर था वो हमारा यहाँ होगा, वो हमने इमेजरी लेट किया है, और यहाँ हमारा क्या है, सी पॉइंट से टूट गया है। टूटने के बाद एंगल बना रहा है 30 डिग्री ग्राउंड के साथ, लीजिए। क्लियर? आगे लिखा हुआ है द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द टॉप ऑफ द वेयर द टॉप टच द ग्राउंड इज 8 मीटर। मीन्स ये जो डिस्टेंस दे रखी है वो है 8 मीटर। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, तो हमें ट्री की हाइट निकालनी है। देखो ट्री की हाइट कितनी होगी, BC प्लस AC, है ना। अब AC तो यहाँ गिर गया है, तो BC प्लस AC मीन्स आपको परपेंडिकुलर निकालना है एंड हाइपोटेनस निकालना है। क्लियर? क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ था, तो हमने लेट कर ले, लेट AB बी द हाइट ऑफ ट्री, ठीक है, और एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहा है टॉप ग्राउंड के साथ, तो एंगल ऑफ एलिवेशन इज 30 डिग्री। क्लियर? और फुट ऑफ द ट्री और टॉप ऑफ द ट्री के बीच की हाइट इटसेल्फ कितनी है, 8 मीटर। तो देखिए हमारे पास एंगल दे रखा है, बेस दे रखा है, एक बार आपको परपेंडिकुलर निकालना है, एक बार आपको हाइपोटेनस निकालना है। तो जब बेस दे रखा होता है, परपेंडिकुलर निकालना होता है, तो लास्ट वाला देखिए P/B मीन्स आपको क्या लगाना है, tan। तो इन ट्राइंगल ABC में tan थीटा इक्वल्स टू होता है P/B। अब थीटा की वैल्यू जो यहाँ पर दे रखी है वो है tan 30। परपेंडिकुलर मीन्स BC और बेस दे रखा है हमारे पास 8। क्लियर? tan 30 की जो वैल्यू होती है वो है 1/√3 और BC/8। देखिए मोस्टली क्वेश्चन में, ज़्यादातर, सब में नहीं बता रहा हूँ, ज़्यादातर क्वेश्चन में tan 30 और tan 60 ही लगेगा, तो आपको कम से कम ये दो वैल्यू तो सही से पता होना चाहिए। तो देखिए 8 यहाँ पहुँचेगा तो ये हो जाएगा 8/√3 इक्वल्स टू BC। अब रेशनलाइज भी कर लें, या आप चाहें तो बाद में कर सकते हैं क्योंकि अभी आंसर नहीं आया है, लास्ट में हम इसे रेशनलाइज करके ही लिखेंगे। अब हमारे पास बेस दे रखा है और परपेंडिकुलर निकालना है, तो बेस और परपेंडिकुलर आता है हमारा बेस और हाइपोटेनस आता है हमारा कॉस में। तो इन ट्राइंगल ABC में बेस और हाइपोटेनस हमारा आएगा cos 30 इक्वल्स टू, बेस है हमारे पास AB और हाइपोटेनस है हमारे पास AC। क्लियर? cos 30 की वैल्यू वही होती है जो sin 60 की होती है, तो इसका भी आप ध्यान रखें। तो cos 30 की वैल्यू √3/2, AB हमें पता है 8 है और AC हमें फाइंड करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो AC √3 इक्वल्स टू 8 2 जा 16। अब ये √3 पहुंचेगा हमारा 16 के अपॉन में, तो AC की वैल्यू आ गई 16/√3। हमें निकालना है हाइट ऑफ द ट्री, हाइट ऑफ ट्री। देखिए हाइट ऑफ ट्री कितना है, BC प्लस AC, तो BC प्लस AC। अब BC की वैल्यू जो दे रखी है वो है 8/√3 और AC की वैल्यू है 16/√3। दोनों को ऐड कर ले, 16 और 8 हो जाएगा हमारा 24/√3। √3 से आप रेशनलाइज कर दें इसे, क्योंकि अब आपका आंसर आएगा लास्ट में, तो इसलिए तो 24/√3 और √3 के √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 3, तो 3 बन जा 3 8 जा, तो 8/√3 मीटर। तो ये आ गया आपका आंसर। एग्जाम में अगर क्वेश्चन में √3 की वैल्यू दे रखी है तो आप वहां पर पुट करेंगे, अदरवाइज आप इतना ही छोड़ सकते हैं। क्लियर? नोट कर सकते हैं।
तो क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। कॉन्ट्रैक्टर प्लान टू इंस्टॉल 2 स्लाइड फॉर द चिल्ड्रन टू प्ले इन अ पार्क फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 years. शी प्रेफर टू हैव अ स्लाइड whose top is at height of 1.5 मीटर। दो तरह के स्लाइड लगाने के लिए एक कॉन्ट्रैक्टर सोच रहा है या सोच रही है, और एक है 5 years से छोटे बच्चों के लिए जिसकी हाइट है 1.5 मीटर एंड is inclined at an angle of 30 degree to the ground, where the other children, for elder children, she want to have a steep slide at a height of 3 meter and inclined at an angle of 60 degree on the to the ground. What should be the length of the slide in each case? तो स्लाइड की लेंथ पूछ रहा है इसमें। देखिए क्वेश्चन नंबर है हमारा ये 3। क्या करना है, सबसे पहले बिलो द 5 years, जो 5 साल से छोटे बच्चे हैं उनके लिए स्लाइड देख लें। स्लाइड की जो हाइट है वो है 1.5 मीटर, ठीक है, और जो एंगल इंक्लाइंड हो रहा है ग्राउंड के साथ वो है 30 डिग्री। ये एंगल 30 डिग्री दे रखा है, तो उसे निकालना है कि लेंथ ऑफ द स्लाइड, ये स्लाइड की जो लेंथ है वो कितनी होगी। क्लियर? देखिए हमारे पास एंगल दे रखा है, हाइट दे रखी है, हमें क्या निकालना है, हाइपोटेनस निकालना है। तो अगर एंगल दे रखा है, परपेंडिकुलर दे रखा है, हाइट निकालनी है, तो पी और एच किस में आता है हमारा, साइन में। तो इन ट्राइंगल नाम ले दीजिए इसका कोई ए बी सी। ए बी क्या है, ए बी इज 1.5 मीटर टॉल स्लाइड नहीं कह सकते इसका, ये हाइट टॉल स्टैंड कह लीजिए इसका, जहाँ पर वो स्लाइड लगाई जा रही है। एंड ए सी इज द लेंथ ऑफ स्लाइड, क्योंकि हमें फाइंड करनी है। तो इसमें लगा दीजिए इन ट्राइंगल ए बी सी में साइन थीटा इक्वल्स टू होता है P अपॉन एच। एंगल दे रखा है हमारे पास साइन 30, P की वैल्यू है AB और H दे रखा है हमारे पास AC। वैल्यू पुट कर दें, साइन 30 1/2, AB है 1.5 और AC हमें फाइंड करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, AC आ गया 1 के पास और 1.5 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 3.0 मीटर। मीन्स छोटे बच्चों के लिए जो लेंथ ऑफ द स्लाइड रहेगी वो कितनी रहेगी, 3 मीटर की। अब फॉर द एल्डर चिल्ड्रन जो लेंथ जो हाइट है वो है 3 मीटर की, मान लिया PQ दे रखा है, और वो ग्राउंड के साथ एंगल बना रहा है 60 डिग्री का। तो हमें ये लेंथ ऑफ द स्लाइड फाइंड करनी है। फिर से हम साइन लगाएंगे, तो इसे मान लिया हमने R। तो इन ट्राइंगल PQR हमारे पास परपेंडिकुलर है और हाइपोटेनस निकालना है, तो साइन थीटा इक्वल्स टू P अपॉन H। एंगल है इस बार साइन 60 डिग्री का, परपेंडिकुलर है हमारे पास 3 और हाइपोटेनस है PR जो कि हमें फाइंड करना है। तो साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 और 3 और इधर हो जाएगा PR। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो ये हो गया PR √3 इक्वल्स टू 2 3 जा हो गया 6। √3 को अपॉन में पहुंचा दें तो 6 अपॉन √3। रेशनलाइज करना होगा तो नीचे हो जाएगा हमारे पास PR इक्वल्स टू 6 √3 अपॉन √3 के √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ जाएगा, 3 1 जा 3 2 जा, तो 3 2 जा 6। तो ये आ गया हमारा हाइट लेंथ ऑफ द स्लाइड इन बोथ केस, कि छोटे बच्चों के लिए हाइट कितनी, लेंथ कितनी होगी 3 मीटर की, और बड़े बच्चों के लिए 2√3 मीटर की। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। क्वेश्चन नंबर 4 है, ग्राउंड पर एक कोई पॉइंट है, यहाँ से एक टावर का एंगल ऑफ एलिवेशन मीन्स नीचे से ऊपर की ओर देखा जा रहा है, कितना डिग्री है, विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। ये कोई टावर है और इसके फुट से, तो इसका फुट तो यही हुआ, यहाँ से 30 मीटर की दूरी पर है ये
पॉइंट, वो एंगल देखा गया वो कितना है 30 डिग्री, हाइट ऑफ द टॉवर। हम कितनी दूर खड़े हैं टॉवर से ये हमें पता है, किस एंगल से देख रहे हैं हम ये भी हमें पता है। तो हमें निकालना क्या है, परपेंडिकुलर। बेस दे रखा है P निकालना है, P अपॉन B, tan लग जाएगा। जो चीज़ इसमें हमने लेट की है लिख लें, लेट AB V a tower and C is 30 meter away from foot of the tower। देखिए अगर क्वेश्चन में डायग्राम दे रखा है तो आपको ये सब चीज़ें लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप जब लेट कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए, आपको बताना भी है क्वेश्चन में कि हमने किससे क्या माना है, कौन सा इसमें टॉवर है, कौन सा पॉइंट है, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है, और एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम C टू टॉप ऑफ टॉवर इज 30 डिग्री। क्लियर? लगा दें हम इसमें इन ट्राइंगल ABC में tan 30 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर हो गया हमारा AB और बेस हो गया हमारे पास BC। तो tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 और AB हमें फाइंड करना है और BC हमारे पास है 30। क्लियर? 30 पहुंच जाएगा 1 के पास, तो 30/√3। अब रेशनलाइज भी करना है तो इस साथ साथ इसे √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई भी कर दीजिए। यहाँ बचेगा हमारे पास AB, ये हो जाएगा 30√3/3, 3 बन जा 3 10 जा इक्वल्स टू AB। तो ये हो जाएगा हमारे पास 10√3 मीटर। ये क्या आ जाएगी हमारे पास, हाइट ऑफ द टॉवर। क्लियर? नोट कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक काइट 60 मीटर ग्राउंड से ऊपर उड़ रही है। तो यहाँ हमने एक काइट बना लीजिए। अब ये यहाँ से 60 मीटर की हाइट पर उड़ रही है। ठीक है, ये इसका धागा नहीं है, क्योंकि आपको पता है ना कि पतंग कैसे उड़ती है, ऐसे उड़ती है। क्लियर? तो 60 मीटर अबव द ग्राउंड द स्ट्रिंग अटैच्ड टू द काइट इज टेम्परेली टाइड टू द पॉइंट ऑन द ग्राउंड। और इस पर जो धागा बंधा हुआ है वो उन्होंने एक ग्राउंड पर एक पॉइंट से बांध दिया है। अब इसके बाद द इंक्लाइनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड, स्ट्रिंग का ग्राउंड के साथ जो इंक्लाइनेशन है, ढाल है, वो कितना है 60 डिग्री है। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग अज्यूमिंग दैट देयर इज नो स्नेक इन द स्ट्रिंग, कि धागे में कोई भी ढीली नहीं है, मतलब बिल्कुल तना हुआ है एकदम स्ट्रेट लाइन की तरह। तो हमें लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग निकालनी है। ठीक है, तो क्या क्या है यहाँ पर देखिए, लेट बी वी आ काइट which is 60 meter above the ground। क्लियर? जो जो चीज़ें मतलब सिंपल है कि आपको जो चीज़ें पता है वो आपको यहाँ नीचे मेंशन करनी है। एंड ए बी क्या है, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग है। ए बी इज लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। क्लियर? तो ये भी हमारे पास लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग है। एंगल ऑफ एलिवेशन विद ग्राउंड कितना है, 60 डिग्री है। क्लियर? तो आपको यहां पर अब सब चीजें पता है। देखिए एंगल पता है आपको, हाइट पता है आपको, क्या निकालना है, हाइपोटेनस निकालना है। P और H किस में आता है, P और H आता है हमारा साइन में। तो इन ट्राइंगल A B C साइन थीटा इक्वल्स टू P अपॉन H। अब यहाँ पर थीटा की जो वैल्यू है वो है 60 डिग्री और परपेंडिकुलर है हमारे पास BC और हाइपोटेनस है हमारे पास AB। साइन 60 की वैल्यू √3/2 और BC की वैल्यू है 60 और AB हमें फाइंड करना है। क्लियर? तो AB गया √3 के पास
और 60 गया 2 के पास, बन गया 120। अब इस √3 को हम भेजेंगे इसके अपॉन में, और इसके बाद जब अपॉन में √3 है तो इसको रेशनलाइज भी करना होगा, तो √3 से हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 120 √3 अपॉन √3 के √3 से करेंगे तो 3 आ जाएगा, 3 1 जा 3 4 जा, तो यहाँ पर जो लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग आ जाएगी वो आ जाएगी 40 √3 मीटर। क्लियर। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। अ 1.5 टॉल बॉय स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम अ 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। देखिए क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़िए, क्योंकि इस तरह के दो क्वेश्चन और हैं जिसमें आपको किसी भी लड़के लड़की की या किसी भी चीज़ की हाइट दे रखी होगी जो वो देख रहा है। तो 1.6 मीटर टॉल बॉय है और वो देख रहा है एक स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम अ 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। 30 मीटर एक बिल्डिंग है ऊंची, इसे देख रहा है। क्लियर। कुछ दूरी पर खड़ा हुआ है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन कहां से बनेगा? ग्राउंड से तो नहीं बनेगा, बनेगा कहां से? जहां से वो उसे देख रहा है, तो यहां से एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा। क्लियर। तो इसमें लिखा हुआ है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम इट आइज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग बिटवीन 30, इंक्रीज हो रहा है 30 to 60, तो 30 है अभी जब वो कुछ दूरी पर है, और इसके बाद 60 होता है जैसे ही वो बिल्डिंग की तरफ जाता है। तो मान लिया अब यहाँ पहुँच गया वो, और यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो गया? 60 डिग्री। अब इसके बाद पूछ रहा है कि फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड द बिल्डिंग, कि वो बिल्डिंग की तरफ कितनी दूर चला, यहाँ से यहाँ तक कितनी दूर चला। देखिए अगर वो ग्राउंड से एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा होता तो एंगल यहीं से बनता, लेकिन अब बन रहा है उसकी आंखों से, जो कि 1.6 मीटर टॉल दे रखी है। इसका मतलब है कि अब एंगल कहाँ से बनेगा? बिल्डिंग की हाइट कितनी ली जाएगी? यहाँ से। मतलब ये जो 1.6 मीटर है ये इसमें से हमें सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो ये अगर ए बी है तो ये सी रह जाएगा, ए सी, वो रह जाएगा 30 माइनस 1.6 हो जाएगा 30 मीटर है, सॉरी 1.5 मीटर है ये, तो ये रह जाएगा 28.5 मीटर। अब इसे मान लें हम ए बी सी, ये हो गया हमारा डी और ये हो गया हमारा ई। जब आपने डायग्राम अच्छी तरीके से सजा कर लिख दिया है कि कौन सी क्या चीज़ है, तो एग्जामिनर को बहुत ही जल्दी समझ में आ जाएगा कि हाँ इस सब आता है। देखिए इन ट्राइंगल ए सी डी में हमें ये निकालना है कि ये डिस्टेंस कितनी चला है वो। तो पहले हम छोटा वाला ट्राइंगल लेंगे, फिर बड़ा वाला ट्राइंगल लेंगे। देखिए परपेंडिकुलर हमें दे रखा, हमें निकालना है बेस, तो लगाएंगे हम इसमें tan 60 इक्वल्स टू, परपेंडिकुलर हो गया हमारा AC और बेस हो गया DC। तो tan 60 की वैल्यू है √3 और AC है 28.5 और DC हमें फाइंड करना है। तो DC पहुंचा √3 के पास और √3 आ गया 28.5 के अपॉन में। चलिए लगे हाथ इसे रेशनलाइज भी कर दें, तो ये हो जाएगा 28.5 √3 और नीचे आ जाएगा 3 1 जा और 3 से डिवाइड करेंगे 3 9 जा और 5 जा, तो ये आ जाएगा 9.5 √3। क्लियर। अब बड़े वाले ट्राइंगल में ACE में देखिए एंगल को देखते हुए कहीं छोटा वाला ट्राइंगल मत लेना ना, कहीं सोच रहे हो 30 डिग्री आ रहा है तो 30 डिग्री ADE में आ रहा है। राइट ट्राइंगल में ही लगते हैं ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, तो इसमें लगेगा tan 30। परपेंडिकुलर तो वही वर्क करेगा AC, लेकिन बेस क्या हो गया हमारा CE। तो tan 30 की वैल्यू है 1/√3, AC है 28.5 और CE हमें पता नहीं है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो CE इक्वल्स टू हो जाएगा 28.5 √3 मीटर। कितनी डिस्टेंस चल रहा है वो E से D तक। नाउ ED इक्वल्स टू क्या हो जाएगा EC माइनस DC, EC माइनस DC, और EC की जो वैल्यू है वो अभी निकल के आई है हमारी 28.5 √3 और DC अभी आया है
9.5 √3, माइनस कर दीजिए 0.5 से 0.5 चला जाएगा, 28 में से 9 के बचेगा 19 √3 मीटर। मतलब इतनी डिस्टेंस पर चलेगा टुवर्ड द बिल्डिंग, तो एंगल 30 to 60 बन जाएगा। क्लियर, नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ अ ट्रांसमिशन टॉवर, ट्रांसमिशन टॉवर लगा हुआ है, फिक्स है एट द टॉप ऑफ 20 मीटर हाई बिल्डिंग, उसके बॉटम का और टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो 45 और 60 है, हाइट ऑफ द टॉवर फाइंड करनी है। देखिए क्वेश्चन का मैंने पहले भी बताया था कि आपको डायग्राम आना चाहिए, डायग्राम बन गया तो क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। एक बिल्डिंग है और जो बिल्डिंग की हाइट दे रखी है वो है 20 मीटर। क्लियर, और इसके ऊपर जो लगा हुआ है वो है ट्रांसमिशन टॉवर। टॉवर तो आप समझते हैं ना, क्लियर। अब इस टॉवर के बॉटम का और टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड, तो ग्राउंड पर एक पॉइंट है यहाँ पर, इसके बॉटम का ट्रांसमिशन टॉवर के और इसके टॉप का जो एंगल बन रहा है वो है 45 एंड 60 डिग्री। तो ये है 45 बॉटम का और ये है 60 डिग्री। क्लियर, तो हमें निकालना है हाइट ऑफ द टॉवर। देखिए बहुत ही सिंपल है, A B C D जो बनाया पहले ऐसा हम दिखा दें यहाँ पर। लेट BC बी a 20 मीटर हाई बिल्डिंग। क्लियर, 20 मीटर ऊंची एक बिल्डिंग है एंड AB बी a टॉवर। कैसा टॉवर है? ट्रांसमिशन टॉवर। इसके बाद एंगल ऑफ एलिवेशन किसके? फ्रॉम D टू बॉटम एंड टॉप ऑफ टॉवर। एंगल्स ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द D टू द टॉप, बॉटम एंड टॉप द टॉवर आर, एक कितना है 45 डिग्री और एक कितना है 60 डिग्री रेस्पेक्टिवली, भी ध्यान से लिखें क्रमशः। क्लियर, अब हमें निकालना है हाइट ऑफ द टॉवर। तो हमारे पास दो ट्राइंगल बन रहे हैं, एक बन रहा है BCD और एक बन रहा है ACD। ट्राइंगल तो 3 बन रहे हैं, राइट ट्राइंगल 2 बन रहे हैं, BCD और ACD। तो पहले हमारे BCD में परपेंडिकुलर दे रखा है, बेस निकालने हैं यहाँ से, तो 10 लगेगा। तो 10 45 इक्वल्स टू BC अपॉन बेस हो गया DC। 45 की वैल्यू 1, BC है 20 और DC फाइंड करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो DC इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 20 मीटर। क्लियर, दूसरा ट्राइंगल ले लें, इन ट्राइंगल ACD में, इसमें क्या लगाना है हमें? परपेंडिकुलर और बेस ही चाहिए, तो 10 लगाएंगे। तो 10 60 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर है AB प्लस BC। क्लियर, डायरेक्ट आप AC भी ले सकते हैं, अगले स्टेप में तोड़ सकते हैं, और बेस है हमारा DC। 10 60 की वैल्यू जो लगेगी वो √3 है, AB हमें पता नहीं है और BC हमारे पास 20 है। अभी हमने DC उसको भी 20 ही फाइंड किया है, मल्टीप्लाई कर दें तो 20 √3 इक्वल्स टू AB प्लस 20। इस 20 को उठा के इधर लेके आ जाएंगे, हो जाएगा माइनस का, इधर बचेगा AB। फिर 20 हम यहाँ से कॉमन ले लें तो बचेगा √3 माइनस 1 इक्वल्स टू AB मीटर। अगर क्वेश्चन में √3 की वैल्यू दे रखी है एग्जाम में तो आप लगाएंगे, वरना यहीं छोड़ देंगे। तो हाइट ऑफ द ट्रांसमिशन टॉवर है 20 ब्रैकेट में √3 माइनस 1, नोट कर सकते हैं।